इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस है ना बेटा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये इस चैप्टर में। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करवाया था, आप लोगों को अगर ध्यान हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। और तीसरा ये है बेटा। इन तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता इनमें से कोई क्वेश्चन ना आए। बिल्कुल भी तीनों में से एक पक्का आएगा तुम्हारे एग्जाम में, तो इसलिए बेटा तीनों को रट लेना। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में कितने पॉइंट्स हैं टोटल? टोटल 4 पॉइंट्स है बेटा। दो पहले पॉइंट आर से रिलेटेड है, आर रिलायबिलिटी और रेलेवेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी? जिसके ऊपर कोई इंसान विश्वास कर पाए, राइट? अगर मैं आपको कोई डाटा दूं और आपके मन में कोई शंका आ जाए कि ये पता नहीं ठीक भी है या नहीं है, इट मींस वो डाटा फिर रिलायबल नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कोई दूसरा बंदा उसके ऊपर विश्वास कर पाए बेटा, ऐसा डाटा होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मींस इट इज वेरीफिएबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर। ना तो उसके अंदर एरर होनी चाहिए, और फ्री फ्रॉम बायस का मतलब है बेटा, सपोज करो मैंने आपको अपने बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताई और उसके अंदर मैंने ना खर्चे जानबूझ के ज्यादा दिखा रखे हैं ताकि मेरा प्रॉफिट कम आए और टैक्स कम जाए, तो ये क्या हो गया? बायस्डनेस हो गई ना, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, उसकी वजह से मैंने अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को क्या किया है? मॉडिफाई कर रखा है, गलत डाटा दे रखा है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के जितने भी यूजर्स हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, आपके ऊपर विश्वास करें, आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाएं और आपकी कंपनी की एक इमेज अच्छी हो मार्केट के अंदर, तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। क्लियर? दूसरा, रिलेवेंस। बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट टू द यूजर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो होती हैं जो यूजर्स को चाहिए। अब मैं आपसे मांगू बेटा मुझे दे दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तुम मुझे पकड़ा दो बैलेंस शीट, क्या ये मेरे से रिलेवेंट है? मुझसे तो रिलेवेंट है जो मैंने मांगा है आपसे। मैंने आपसे पीएनएल अकाउंट मांगा है, तो आपका फर्ज क्या बनता है? मुझे पीएनएल अकाउंट दो बेटा। रिलेवेंस। तुम बेटा कॉमर्स पढ़ रहे हो, आज मैं तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करवा दूं, इज इट रिलेवेंट टू यू? नो। केमिस्ट्री का क्या लेना देना कॉमर्स के स्टूडेंट्स को? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट टू द यूजर्स, मतलब यूजर्स को जो चाहिए आप वही चीज उनको दो। ठीक है। तीसरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से दो कि सामने वाला व्यक्ति बेटा समझ जाए, अंडरस्टैंड कर पाए, राइट? अगर आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उर्दू में बना के दे दोगे तो इट इज अंडरस्टैंडेबल? आई थिंक नो। उर्दू को तो कोई कोई पढ़ पाएगा, 99% तो यहाँ दिल्ली में कौन उर्दू पढ़ेगा बेटा? पाकिस्तान में चले जाओगे तो शायद पढ़ भी लेंगे, यहाँ कौन पढ़ेगा? तो मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, जिस भाषा में लोग समझते हो उस भाषा में आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दो। और चौथा और लास्ट क्या है? कंपेरेबिलिटी। ये डिस्कस किया था मैंने। प्रैक्टिकली क्या होता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा तो बेटा कंपनी की सेल के साथ पिछले साल की सेल भी दिखाई जाएंगी। कंपेरेबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। अगर आप सैलरी का खर्चा लिख रहे हो तो बेटा कंपेयर होना चाहिए, इस साल कितना और लास्ट ईयर का कितना। अगर सेल्स लिख रहे हो इस साल की कितनी और लास्ट ईयर की कितनी, दो कॉलम बनते हैं बेटा, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। तो ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बता दो 4 में पहला पॉइंट किसका था? रिलायबल। दूसरा रिलेवेंस। तीसरा अंडरस्टैंडेबल। और चौथा कंपैरेटिव। लिख दोगे चारों पक्का? एक बार बुक में देखे बिना बताओ, पहला पॉइंट क्या था? रिलायबल। दूसरा, तीसरा अंडरस्टैंडेबल, और चौथा कंपैरेबल। क्लियर है? एक बार अपनी बुक से भी पढ़ लो। मैंने बेटा बिल्कुल शॉर्टकट में लिखा है, आपकी बुक में थोड़ा डिटेल में लिखा है। एक बार अपनी टीएस ग्रेवाल की डिटेल में देख लो कि चारों पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया है। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सॉरी, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होगा ना बेटा।
कौन से पेज पे एक बार बताना, नई बुक है पुरानी है? दोनों ही दे रखे हैं। कौन से पे? 1.10 पे 1.10 सबसे नीचे। ठीक है बेटा, ये करना है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशंस, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि हमने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बेटा बैलेंस शीट के बारे में, आपकी बैलेंस शीट के अंदर कितनी इंटरनल लायबिलिटी है, कितनी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, उसके बारे में बताना। और तीसरा है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है आपके पास कितना कैश आया कहां कहां से और कितना पैसा गया कहां कहां पे। इन तीन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। अब आपने बोला रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की पहली। अब यहाँ ना टाइप्स ये बता रहा है कि अगर किसी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देनी है तो क्या दोगे। मैंने आपको बोला अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलीवेंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। ये चार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताई ना। बट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ये कह रहा है क्या 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 आएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेटा आपका पीएनएल आएगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आपका बैलेंस शीट आएगा, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। और 12th में पढ़ेंगे, 11th में नहीं है। कैसे बनेगा वो 11th का सिलेबस नहीं है। बट तीन चीजें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन चीजें बेटा यूजर्स को बताते हैं। यूजर्स को अकाउंटिंग इक्वेशन बना के नहीं देते हम, यूजर्स को जर्नल एंट्री नहीं देते, यूजर्स को बेटा लेजर्स नहीं देते। आप 11th क्लास में सबसे लास्ट चैप्टर जो पढ़ोगे जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अंदर तीन चीजें आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। ये तीन चीजें बेटा यूजर्स को बताई जाती हैं। वो उसने डिस्कस कर लिया कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, ये तीन चीजें आएंगी। ठीक है, यही बताएंगे बेटा। ये लो, सॉरी हाँ, अब इन्होंने बोला सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काम नहीं आएगी तो पढ़ा क्यों रहे हो। तभी मैंने आपको बोला था हर चीज का लॉजिक आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब आप बेटा मुझे एक चीज बताओ, आप 11th क्लास में इस सब्जेक्ट को जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। आपको यह बताना जरूरी था या नहीं था कि बैलेंस शीट के अंदर बिजनेस की सारी एसेट बिजनेस की दोनों लायबिलिटी के बराबर क्यों होती हैं। आपको कराना जरूरी था या नहीं था? कराना था ना। आपको यह करवाना जरूरी था या नहीं था कि बिजनेस की हर एक ट्रांजैक्शन के कारण अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच रहती है, ये अनइक्वल कभी नहीं होती। बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आएगी। ये आपको प्रूव करना जरूरी था नहीं था? प्रूव करना जरूरी था, इसलिए बेटा आपको पढ़ाया गया। अदरवाइज अकाउंटिंग इक्वेशन कोई भी बिजनेसमैन नहीं बनाता। बैलेंस शीट हर बिजनेसमैन बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर बिजनेसमैन बनाता है, बट अकाउंटिंग इक्वेशन कोई नहीं बनाता बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन तो तुम अपनी लाइफ में पहली और आखिरी बार बना रहे हो 11th में, फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद जिंदगी में अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम ही नहीं सुनोगे तुम। किसका नाम सुनोगे? बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट का जन्म कहां से हुआ वो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद दिलवाएगी, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बताया बेटा कि बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर क्यों होती हैं। बैलेंस शीट में है क्या? बैलेंस शीट के राइट साइड में एसेट होती है, लेफ्ट साइड में कैपिटल और लायबिलिटी, यानी एक साइड में एसेट एक साइड में दोनों लायबिलिटी। यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा। लेकिन बैलेंस शीट में आपको ये थोड़ी प्रूव कराया जाएगा क्यों होती हैं, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन में सिखाया गया ना बेटा। हर एक एक ट्रांजेक्शन लेके डेप्रिसिएशन लगाओ तब भी इक्वल, रेंट पे करो तब भी इक्वल, रेंट आउटस्टैंडिंग हो तब भी इक्वल, फर्नीचर खरीदो तब भी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल। तो इस चैप्टर को इसलिए पढ़ाया गया बेटा आप लोग, ये जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको प्रूव कर दिया गया कि बिजनेस की एसेट बिजनेस की दोनों लायबिलिटी के बराबर होती हैं। अब आपको क्लियर हो गया तो आपको बार बार थोड़ी प्रूव करना है। क्लियर या नहीं? पक्का? गुड, चलें आगे। चलो, 4 पॉइंट थे बेटा, चारों आपने पढ़ लिए, एक बार बुक से पढ़ लो प्लीज। रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, चारों के चारों पॉइंट अपने टीएस अग्रवाल से पढ़ लो। कोई डाउट है तो मुझे बता दो अभी।
सॉरी नहीं बेटा 5 कर लो, बहुत 6 कर लो। कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जब आपके यूटी होंगे ना, उसमें चैप्टर ही आते हैं 2 या 3, तो पहले चैप्टर से ना 6 नंबर का क्वेश्चन भी दे देते हैं टीचर्स। तो आप 6 पॉइंट मैक्सिमम याद कर लो, बहुत है। ओके, कंपैरेबिलिटी में बेटा 2 तरीके से कंपेयर होता है, एक इंटर फ्रॉम और एक इंट्रा। ये टर्म ना आप लाइफ में बार बार सुनोगे, किसी बिजनेस में जाओगे ना तब भी सुनोगे। इन दोनों टर्म का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। ये सिर्फ यहां तक टॉपिक नहीं है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं, इंट्रा एंड इंटर। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर ही कोई कंपैरिजन कर रहे हो, मान लो मैं बालाजी क्लासेस की सेल को लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहा हूं, बालाजी क्लासेस के एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से कंपेयर कर रहा हूं कंपनी के अंदर ही, दैट इज कॉल्ड इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन द कंपनी, कंपनी के अंदर ही कंपैरिजन कर रहा हूं, दूसरी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। और इंटर होता है मतलब एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ, आउटसाइड द कंपनी, आउटसाइड द फर्म। बिजनेस के बाहर जाके किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करना इंटर, यानी 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस का कंपेयर करना इंटर, और एक ही बिजनेस के अंदर आपस में अपना कंपेयर करना एक साल का दूसरे साल के साथ इंट्रा। वो बेशक जो फॉर्म हो सकती है वो अपनी भी हो सकती है। सॉरी मतलब लाइक आपने कहा इंटर मतलब जब हम दूसरी फॉर्म से अपने आप को वो करते दूसरी ही होगी। हाँ, तो मतलब वो अगर हमने वही दूसरी फॉर्म भी हम ही ओन करते हैं तो मतलब एक ही कंपनी होगी ना, वो फिर एक ही कंपनी हो गई ना। आपके एक कंपनी के 2 प्रोडक्ट हैं, आपकी कंपनी के 2 प्रोडक्ट हैं, तो विद इन द कंपनी हो गया ना वो। तो आपकी कंपनी के 2 ब्रांच है, एक इधर एक इधर, तो दोनों ब्रांच का कर रहे हो, विद इन द कंपनी माना जाएगा ना। और अगर वो मतलब मान के चलो किसी अलग स्टॉक की होगी या कुछ होगा तो है तो कंपनी एक, मतलब ओन का सेगमेंट कौन से है फर्क नहीं पड़ता, कंपनी एक होनी चाहिए। इंट्रा के लिए कंपनी एक, बालाजी क्लासेस, बालाजी क्लासेस कॉमर्स भी पढ़ा रही है, बालाजी क्लासेस साइंस की क्लासेस भी ले रही है। अब मैं कॉमर्स को साइंस से कंपेयर कर रहा हूं, है तो बालाजी क्लासेस इंट्रा, और बालाजी क्लासेस को किसी दूसरे कोचिंग सेंटर के साथ कंपेयर किया जाएगा तो इंटर। सर मान लो 2 अलग-अलग कंपनी है लेकिन कौन एक ही करता है। नहीं नहीं, कंपनी अगर अलग अलग है तो इंटर हो जाएगा, कंपनी का नाम अगर अलग अलग है तो इंटर कंपैरिजन। इंट्रा मतलब विद इन द कंपनी बेटा, कंपनी अलग हो गई तो फिर अलग पॉइंट हो जाएगा। इंट्रा मतलब विद इन द, मैंने क्या लिखा है, विद इन द कंपनी, कंपनी के अंदर कंपैरिजन करना। और कंपनी के अंदर कंपैरिजन करना सबसे बड़ा एग्जांपल एक ही होता है इसका, जो ज्यादातर बिजनेसमैन करते हैं बेटा, टाइम एनालिसिस। टाइम एनालिसिस का मतलब इस साल का डाटा पिछले साल से कंपेयर करना। इस साल की सेल 10 करोड़ की है, लास्ट ईयर की सेल 12 करोड़ की थी, 2 करोड़ की सेल कम क्यों हो गई, या 2 करोड़ की सेल क्यों इंक्रीज हो गई, दैट इज कॉल्ड इंट्रा कंपैरिजन। ठीक है, और मैं अपना बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर रहा हूं बाहर, तो दिस इज इंटर कंपैरिजन। ये अब लिखा भी होगा आपकी टीएस में, पढ़ लो बेटा फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 मार्क्स में आएगा। 4 पॉइंट है और 4 नंबर का ही आएगा बेटा। अगर 5 का भी आएगा तो आपको 4 पॉइंट ही लिखने हैं बस। ये सर जैसे बहुत बारी हो सकती तो एक ही कंपनी है, पहले दो ब्रदर्स साथ में चलाते थे, क्लैश होने के बाद वो अलग हो जाते, बट नेम सेम होते तो अलग नेम सेम नहीं हो सकता। नहीं, मतलब बहुत बारी लोग अगर नहीं, नेम सेम नहीं हो सकता बेटा कभी भी। अगर आपकी मान लो बालाजी क्लासेस है और हम 2 ब्रदर हैं, हमारा क्लैश हो गया, हम अपनी अलग कंपनी बनाना चाहते हैं, तो इसका ओनर तो मैं ही रह गया। अब मेरे ब्रदर को अगर दूसरी कंपनी करनी है ना, तो बालाजी क्लासेस नहीं रख सकता वो तो मेरा ब्रांड हो गया ना, वो मेरे से अलग हो गया, तो उसको बालाजी क्लासेस L1 करना पड़ेगा या कुछ अलग नाम लगाना पड़ेगा, तो कंपनी डिफर हो गई, तो वो 2 कंपनियों का कंपैरिजन माना जाएगा इंटर कंपैरिजन। विद इन द कंपनी, एक कंपनी के अंदर ही हो रहा हो अगर मान उस, हाँ जी, कि आप भी दोनों कंपनी के ओनर हो, चाहे L1 के होगा और बालाजी के भी होगा, तो फिर आप कभी भी इंटर इंटर।
कंपनी दो, यस कंपनी दो हो हैं, अब दो कंपनियों का कंपैरिजन कर रहे हो तो इंटर हो गया बेटा। ये विद इन द कंपनी मतलब कंपनी के अंदर कंपैरिजन करना, यानी इसमें एक ही सबसे बड़ा एग्जांपल है वो ईयर्स वाला, एक साल का दूसरे साल के साथ कर रहे हो तो क्या हो गया, एक तरह से इंट्रा, इंट्रा विद इन द कंपनी हो गया। और किसी दूसरी कंपनी के साथ करने जा रहे हो इट मींस इंटर, चलो कंपनी आपकी है। इंटर में भी तो प्रेजेंट टाइम एनालिसिस करेंगे। इंटर का प्रेजेंट टाइम का ऑफ कोर्स, उसमें प्रेजेंट का होगा, उसमें पास्ट ईयर का कोई लेना देना नहीं। इस साल मैंने कितना कमाया, उसने इस साल कितना कमाया, दोनों का इस साल का कंपैरिजन कर रहे हैं, इंटर कंपैरिजन। क्लियर, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, यूजर्स। बेटा इंटरनल यूजर्स आपकी ओनर और मैनेजमेंट। इसमें ना पहले एक और होता था, अब इसमें से हटा के तीसरी एक्सटर्नल में रख दिया होगा। पहले तीन होते थे बेटा इंटरनल यूजर्स, ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को भी मतलब इंटरनल ही माना जाता था, क्योंकि ना जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं ना बेटा, अब आप कहोगे सर हु इज इंटरनल यूजर, कैसे डिसाइड होता है इंटरनल यूजर है बेटा ये जिसको हमारी कंपनी की अंदर की सारी इंफॉर्मेशन पता है। अब अगर मैं कंपनी का एमडी हूं, राइट, तो एम्प्लॉय हूं नहीं हूं, एम्प्लॉय हूं बट मैं मैनेजमेंट में आ जाऊंगा। अगर कंपनी का मैनेजर हूं तो किस में आ जाऊंगा, मैनेजमेंट में आ जाऊंगा। बट अगर कंपनी का एक वर्कर हूं, छोटा सा वर्कर हूं, साफ सफाई करता हूं या खुदाई करता हूं या इलेक्ट्रीशियन हूं, क्या उसको कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन पता होंगी, उसको कुछ नहीं पता होगा। उस सोच को रखते हुए उसको आउटसाइडर में रख दिया, पहले वो इंटरनल में ही होते थे एम्प्लॉइज भी, अब एम्प्लॉइज को ले गए हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स में। क्योंकि जो बेटा बड़े लेवल पे एम्प्लॉय होते हैं ना, वो तो मैनेजमेंट हो गई। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजर्स, राइट। कंपनी के जो बड़े लेवल पे लोग बैठे होते हैं वो तो मैनेजमेंट का पार्ट हो गए, और उनको ही कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता होता है, नीचे वाले स्टाफ को थोड़ी पता रहता है, राइट। बट पता हो भी सकता है। मान लो मैं एक कंपनी का सीएफओ, उस कंपनी के सीएफओ के नीचे कम से कम 10 लोग काम करते हैं, तो अकाउंट्स का काम देखते हैं, तो उनको भी तो पता होगा कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट वो मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट मैं हूं, वो एम्प्लॉइज हैं। तो उस पॉइंट व्यू से देखेंगे तो इंटरनल रख सकते हैं, और आज तक इंटरनल ही था, ये 2 साल से एक्सटर्नल में डाल दिया। बट आपको अगर एक्सटर्नल में डाला गया तो अब आपको क्या लिखना है, एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 ही हैं आज के हिसाब से, कौन कौन से इंटरनल में, ओनर और मैनेजमेंट। क्यों है ओनर बेटा, कल को एक क्वेश्चन आएगा, ओनर हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड क्यों है, ओनर हमारे बिजनेस के यूजर्स क्यों हैं। यूजर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर, नहीं, जिसका उस कंपनी में इंटरेस्ट है। किसी भी बंदे का अगर हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो हमारी कंपनी का क्या माना जाएगा, यूजर। ओनर हमारी कंपनी का यूजर क्यों है, क्योंकि ओनर को ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है बेटा। ओनर ने बिजनेस के अंदर क्या कर रखा है, पैसा लगा रखा है, तो वो चाहेगा नहीं चाहेगा उसे पता लगे कि कितनी रिटर्न उसको मिलेंगी, कितने प्रॉफिट मिलेंगे। दैट्स व्हाई ओनर इज इंटरनल यूजर। तो मैनेजमेंट क्यों है बेटा, मैं इस कंपनी का सीईओ हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट, या एमडी हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो बेटा मैं क्यों हूं उस कंपनी का यूजर, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का पार्ट हूं, और मैनेजमेंट का पार्ट हूं तो कंपनी के डिसीजन कौन लेगा बेटा, मैनेजमेंट ही तो लेगी। अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि मेरी कंपनी को एक्सपेंड करना है या नहीं करना है, तो मुझे चाहिए नहीं चाहिए बेटा इंफॉर्मेशन, चाहिए, समझ गए। तो इसलिए ये दोनों कंपनी के इंटरनल यूजर्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पास, बताओ ओनर बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड क्यों होते हैं, ओनर का बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और वो जानना चाहेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है। क्लियर। अब एक्सटर्नल यूजर्स पे आ जाओ। एक्सटर्नल यूजर्स बहुत सारे मिलेंगे आपको, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स जो पहले इंटरनल में रखे गए थे। एम्प्लॉइज क्यों होते हैं बेटा, हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। एम्प्लॉइज काम करते हैं बेटा, उनको 2 चीजें चाहिए, एक तो प्रमोशन चाहिए अपनी, और बोनस चाहिए। अब एम्प्लॉइज को पता होता है ना बेटा हमें बोनस कब मिलेगा, जब हमारी कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमाएगी तो बोनस अच्छा मिलेगा। तो हर एम्प्लॉय चाहेगा कि मेरी कंपनी का प्रॉफिट कितना है मुझे पता लग जाए, इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं वो। दूसरा कौन है, बैंक्स। बैंक क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि बैंकों ने आपको क्या देना है, लोन देना है। और कौन है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स।
दो होते हैं बेटा, एक इन्वेस्टर्स, एक पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जिसने हमारी कंपनी में पैसा लगा दिया, वो तो ओनर बन जाएंगे। और पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो लगाने के बारे में, आज आपने सोचा कि हम ना रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आंख बंद करके लगा दोगे या पहले रिलायंस कंपनी के प्रॉफिट चेक करोगे, उनकी पोजीशन चेक करोगे? लॉजिकली तो बनता है ना बेटा, उनका देख लें क्या हिसाब किताब है, तो आप उनकी कंपनी के क्या बन गए? यूजर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट और कौन है? क्रेडिटर। क्यों देखना चाहेंगे हमारी कंपनी को, बताओ? वो ये देखना चाहेंगे जो उधार में माल बेच रहे हैं, यस, रिकवरेबल है या नहीं है, कितना उधार पे माल दे सकते हैं तुम्हें, सोचेंगे बेटा। वो तो इंटरेस्टेड है आप प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो क्रेडिटर आपको उधार पे माल देते रहेंगे, उनको पता है ये बढ़िया चल रही है कंपनी, अल्टीमेटली पैसा आ ही जाना है। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट क्यों है इंटरेस्टेड हमारे बिजनेस में? टैक्स लेना है। उसके बाद कौन है? पब्लिक। पब्लिक क्यों है फिर? पब्लिक का तो कुछ नहीं लेना बेटा, अपनी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हर कंपनी की, हर कॉर्पोरेट की, हर बिजनेस की बेटा। अगर मैं आपकी सिटी के अंदर काम कर रहा हूं, आपकी सिटी के अंदर रह के मैं अपनी फैक्ट्री लगा रहा हूं, तो बेटा मेरा फर्ज बनता है, गवर्नमेंट ने बेटा ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि जिस एरिया के अंदर कंपनी काम कर रही है उस कंपनी की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब जो आसपास लोग रहते हैं उनके लिए कुछ करो। और गवर्नमेंट ने प्रोविजन भी बना रखा है, एक लिमिट से ऊपर प्रॉफिट कमाती है ना जितनी कंपनी, उनको बोल रखा है अपने प्रॉफिट का 2% अपनी इच्छा से सोसाइटी के लिए लगाओ। तो जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनी है बेटा, टाटा, रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, ये मोटा प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये बेटा जितना भी प्रॉफिट होता है ना, वो 2% अपने प्रॉफिट का सोसाइटी के लिए उनको लगाना पड़ता है। चाहे वो किसी स्कूल को दे दें पैसे, या किसी गरीब बच्चों को किताबें दिलवा दें, या जहां गरीब बच्चे रहते हैं उनको कपड़े दे दें, या अभी जैसे कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे लोगों को दवाइयों की जरूरत थी, दवाइयां दे दें। गवर्नमेंट ने बोला है भाई एक लिमिट से ऊपर, इस लिमिट से ऊपर प्रॉफिट कमाओगे तो उस प्रॉफिट का 2% आप ना लोगों की सेवा के लिए लगा देना। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, हर बिजनेसमैन की करनी पड़ेगी, तो पब्लिक तो इंटरेस्टेड होगी। तो ये सारे कौन हो गए हमारे बिजनेस के? एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल ओनली दो है। इंटरनल कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट और ओनर। अब एक्सटर्नल बहुत सारे हो गए। कौन कौन से हो गए एक्सटर्नल्स में? एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, और बैंक्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पब्लिक, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को कभी मत भूलना, गवर्नमेंट को कभी मत भूलना। गवर्नमेंट के बारे में आता है, गवर्नमेंट हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड क्यों है? गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? बेटा चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट आता है, उसको प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट में उसको क्या लेना है? टैक्स। नहीं, ओनली टैक्स की वजह से भी नहीं है बेटा, टैक्स तो चाहिए चाहिए। गवर्नमेंट ये भी देखती है कि आप कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना कर रहे हो, अनफेयर ट्रेडिंग ना कर रहे हो। अगर आपका बिजनेस लीगल काम नहीं कर रहा, इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तब भी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है। गवर्नमेंट को पता लगेगा आपके बिजनेस को इलीगल घोषित किया जाएगा और टर्मिनेट बंद कर दिया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ओनली टैक्स के लिए भी नहीं, और चीजों के लिए भी है, बट मेन जो होता है हर कंपनी के लिए टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए आपसे। प्रॉफिट कमा रहे हो तो टैक्स दो। समझ में आ गया? पक्का एक बार पढ़ लेना बेटा ये पॉइंट्स। अब कोई बच्चे, पता है ज्यादातर बच्चे कहां गलतियां करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है। एक बार गवर्नमेंट का क्या लिखा है एक बार पढ़ना बेटा। एक पॉइंट मैं आपसे रीड करवाता हूं, क्या लिखा है इसमें गवर्नमेंट के लिए। वेरियस गवर्नमेंट्स बॉडीज एंड अथॉरिटीज। वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज मतलब मैं अगर यहाँ पे हूं तो हमारे यहाँ पे 2-3 प्रकार की गवर्नमेंट हो गई। एक सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब, एक स्टेट गवर्नमेंट केजरीवाल, और एक एमसीडी। और एमसीडी के बाद एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं ना, लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए लिखा है वेरियस गवर्नमेंट्स। वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज एंड अथॉरिटीज यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट वेरियस स्टैटिस्टिक्स which enable policy decisions। अब पॉलिसी डिसीजंस भी बनाती हैं हमारे, मतलब उसके बेस पे। नीचे पढ़ना, और द गवर्नमेंट नीड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज टू कंपाइल
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कैसे निकाली जाएगी वो इकोनॉमिक्स में बेटा 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। नेशनल इनकम का मतलब होता है इंडिया के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, इंडिया के अंदर आप सबका कितना कितना प्रोडक्शन हुआ। मान लो मैंने एज ए टीचर 10 लाख रुपए का काम किया तो 10 लाख का कंट्रीब्यूशन किया मैंने इंडिया की इकोनॉमी के लिए। ऐसे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो सारे लोगों का जब प्रोडक्शन मिला दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, या मैं अब अगर आपको अभी के लिए बोलूं नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया, तो कैसे मिलेगी? जब मैं बताऊंगा आप बताओगे, आप बताओगे, आप बताओगे। इंडिया की नेशनल इनकम पता है कम क्यों है? चाइना की ज्यादा क्यों है? यूएसए की ज्यादा क्यों है? पता है क्यों है? क्यों है? क्योंकि ना हम में से ज्यादातर लोग अपनी गवर्नमेंट को बताते ही नहीं कि हमने कितना कमाया। इंडिया की नेशनल इनकम का मतलब क्या है? हम लोगों की इनकम। अब मैंने अगर 10 लाख कमाया और गवर्नमेंट को 8 लाख बताया तो इसका मतलब क्या है? 2 लाख छुपा लिया ना। इंडिया में कितने सारे लोग हैं 5 लाख रुपए साल का कमाते हैं, बताते ही नहीं गवर्नमेंट को कमाया भी है नहीं कमाया। 10 लाख रुपए कमाते हैं। कितने सारे बिजनेस हैं, 1 करोड़ का बिजनेस करेंगे, उसमें से 80 लाख रुपए कैश का बिजनेस है, वो गपसप हो जाता है सारा। जो 20 लाख का पक्के में काम है वो दिखाते हैं गवर्नमेंट को। अगर एक ऐसा प्रोविजन आ जाए जिसके अंदर आप कुछ कच्चे में कर ही ना पाओ, कच्चे का मतलब समझते हो, कैश में ना कर पाओ, तो उस दिन हमारा इंडिया चाइना और अमेरिका से ऊपर होगा। आज अगर आप 10 रुपए का टैक्स दे रहे हो, बनता आपका 50 रुपए है। हर इंडियन के लिए कह रहा हूं ये बात। मतलब एक्सेप्शनल्स होती हैं कुछ, अगर मैं 100 लोग हैं तो 10% को छोड़ देता हूं, 90% लोगों का अगर हम अपना ईमानदारी से टैक्स देना स्टार्ट कर दें। सिर्फ टैक्स नहीं होता, एक मूवी आई थी ना बेटा, 1 डे का सीएम, क्या थी वो? नायक। उस नायक ने, नायक मूवी के अंदर जब वो एक ग्रोसरी की शॉप पे जाता है तो उसने बोला कि भाई आप जीएसटी दो, वैट दो, उस टाइम में वैट होता था, टैक्स दो, क्योंकि आप अपना 10 रुपए टैक्स बचाने के चक्कर में उसका 100 रुपए का फायदा करा रहे हो दुकानदार का। क्योंकि आप 10 रुपए का टैक्स बचाओगे, बिल नहीं लोगे, वो बिल काटेगा नहीं, बिल नहीं काटेगा, इसका मतलब कच्चे में चला गया पैसा। आपने तो 10 रुपए बचाए, उसने 30 रुपए बचाए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास 30 रुपए नहीं जा पा रहे और 30 रुपए गवर्नमेंट के पास नहीं जा पा रहे, तो आपको बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे टैक्सेस चाहिए। गवर्नमेंट को यह पता करना है इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन तभी पता लगेगा जब आप लोगों का प्रोडक्शन पता लगेगा, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्शन का मतलब है आप लोगों का प्रोडक्शन। सारा इंडिविजुअल जितना प्रोडक्शन करते हैं सबका प्लस कर देती है गवर्नमेंट। हो गया नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया। कुछ प्लस माइनस करनी पड़ती हैं चीजें, बट आज के टॉपिक में हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो इसलिए नेशनल इनकम का मतलब सोचो आप प्रोडक्शन ऑफ द इंडिया। ठीक है, और क्या लिखा है इसके अंदर? गवर्नमेंट लेवीज वेरियस टैक्सेस, जो हमने डिस्कस किया, बहुत सारे टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट, जीएसटी भी लगाती है, इनकम टैक्स भी लगाती है, और भी टैक्सेस लगाती है। वो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, यस, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है ना, बहुत सारे लोग इंडिया दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स ही नहीं दे रहे। कितने सारे लोग हैं आपको टैक्स देना पड़ता है, मात्र 1500-1200 रुपए होता है, दे नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट। तो एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा। अब पता कैसे क्वेश्चन आएगा? व्हाई गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन द बिजनेसेस, प्लीज एक्सप्लेन विद रीजंस। और ये बताया जाए कि गवर्नमेंट इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो आपको लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट एक एक्सटर्नल यूजर्स है बिजनेसेस के लिए, और वो एक्सटर्नल यूजर्स क्यों है। आपको 2-3 पॉइंट बना के देने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिजनेसेस के ऊपर वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस लगा रखे हैं। इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगा रखा है, सेल के ऊपर जीएसटी लगा रखा है, प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा रखा है। दैट्स व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन द बिजनेसेस। उसको पॉलिसीज बनानी है, उसको इंडिया की नेशनल इनकम, नेशन की नेशनल इनकम निकालनी है। दैट्स व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन द बिजनेसेस। ऐसे 3-4 पॉइंट लिखो, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बाकी पॉइंट अपने आप कर लेना बेटा, लेकिन करने पड़ेंगे डिटेल में आपको। आप ये मत समझना कि पॉइंट कर लिए और काम चल जाएगा। कल को स्कूल में
क्वेश्चन आएगा घुमा के और आपको कंफ्यूज नहीं होना क्या लिखना है। हाँ जी तो इसमें कितने हैं? सारे यस पता नहीं ना बेटा कौन सा पॉइंट आपके स्कूल वाले पूछेंगे। कल को पूछे वाई क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड, वही छोड़ दिया और वही क्वेश्चन आ गया स्कूल में। इसमें से आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्लीज एक्सप्लेन काइंडली एक्सप्लेन द 3 एक्सटर्नल यूजर्स। अब 3 अगर पूछे हैं तो कोई भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। और अगर उन्होंने पूछ लिया वाई द फॉलोइंग एक्सटर्नल यूजर्स आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेसेस और वहां पे नाम लिख दे क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और वर्कर्स, तो फिर आपको वही बताने पड़ेंगे ना जो उन्होंने पूछे हैं आपसे। तो तीनों का बेटा इंटरनल सारा मैटर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, समझ में भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मेरे से डिस्कस करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम बेटा, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। जो आप लोग अभी कर रहे हो, जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। आप याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को। मशीनरी परचेस्ड कितनी जगह लिखते थे? रेंट पेड कितनी जगह लिखते थे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कहां कहां आता था? 2 जगह। हर ट्रांजिशन का इफेक्ट 2 जगह आता था बेटा। अगर कहीं प्लस हो रहा है तो कहीं एक जगह प्लस हो रहा है तो एक जगह दूसरी जगह भी प्लस हो रहा होगा। डबल इफेक्ट अकाउंटिंग। डबल इफेक्ट का मतलब अगर कहीं 10,000 रुपए एक साइड में लिखे हैं तो 10,000 कहीं दूसरी साइड में भी लिखे होंगे। हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आज पहली बार वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, अभी मैंने आपको सिखाया नहीं डेबिट एंड क्रेडिट। हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक। मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस होता ही नहीं होता। आप प्लस और माइनस समझ लो अकाउंट्स में, प्लस को कहते हैं डेबिट, माइनस को कहते हैं क्रेडिट, इतना समझ लो आप। डेबिट एंड क्रेडिट कुछ नहीं है बेटा। मुझे अकाउंट्स के अंदर कोई चीज प्लस करनी है तो मैं कोई टर्म तो दूंगा, कोई चीज माइनस करनी है कुछ टर्म तो दूंगा। तो मैंने 2 अकाउंटिंग के लिए 2 टर्म इन्वेंट कर ली एक तरह से, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जिस अकाउंटिंग के अंदर दोनों इफेक्ट आए, डेबिट भी आए क्रेडिट भी आए, दैट अकाउंटिंग इज नोन एज डबल एंट्री। और जहां ओनली एक आए, सिंगल एंट्री, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए तो डबल एंट्री फॉलो करो। बट मान लो बेटा ये छोटे छोटे बिजनेसमैन है, चाय वाला है, वो चाय वाला अकाउंटिंग फॉलो करेगा? नहीं करेगा ना। वो अकाउंटेंट को रखेगा, वो कहेगा सर मैं ही नहीं कमाता इतना जितना अकाउंटेंट ले जाएगा। अब अकाउंट या तो मैं अकाउंटेंट को सैलरी दे दूं या मैं अपना घर चला लूं, काम तो एक ही होगा, तो वो नहीं रखेगा बेटा। इसका मतलब वो हिसाब किताब नहीं रखेगा। तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए कर रहे हो, वो रखते हैं, ठीक है ना। वो आप लोगों को रखेंगे। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको अच्छे अच्छे पैकेजेस देके रखेंगी, क्योंकि उनको अकाउंटिंग अपनी मेंटेन करनी है। बट ये छोटे छोटे दुकानदार थोड़ी रखेंगे बेटे। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब 2 वर्ड में आपको बता देता हूं, मैं आपको चैप्टर भी कराऊंगा। आपने चैप्टर नंबर 5 में लास्ट में प्रॉफिट निकालना सीखा नहीं सीखा? सीखा। अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट वाले क्वेश्चन याद करो, कैसे निकालते थे प्रॉफिट? क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग को करा प्लस, एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल को करा माइनस, क्या आ जाता था? प्रॉफिट। वही है सिंगल एंट्री सिस्टम। जब आप इस सिलेबस के एंड में जाके मेरे को कहोगे सर ये सिंगल एंट्री सिस्टम करवा दो, मैं वही क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा दोबारा। वो क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो वही है जो सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है। मैं कहता हूं कि बेटा आपने 1 साल पहले कितना पैसा लगाया बिजनेस में? आपने बोला सर 10 लाख। 1 साल के बाद कितना पैसा हो गया आपका बिजनेस में? आपने बोला 15 लाख। 10 से 15 क्यों हो गया? क्या आपने कोई पैसा लगाया? और कह नहीं सर नहीं लगाया। क्या आपने पैसा निकाला? सर नहीं निकाला। इसका मतलब 1 साल में 10 से 15 हो गया, तो 5 लाख क्यों बढ़ गया आपका पैसा? प्रॉफिट। क्यों बनानी है अकाउंटिंग? क्यों करनी है? जर्नल क्यों बनाने हैं? लेजर क्यों बनाने हैं? ट्रायल बैलेंस क्यों बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीधा देख लो, डायरेक्ट 10 से 15 हो गया, 5 लाख प्रॉफिट कमाया होगा तुमने। उसमें कुछ होता ही नहीं है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा वो एक करेक्ट सिस्टम और करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए अकाउंटिंग सही नहीं है।
अगर आप चाहते हो एक्चुअल प्रॉफिट आपको मिले तो आपको कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ेगी? डबल एंट्री। और इंडिया में क्या, वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसेस हैं सारे डबल एंट्री फॉलो करते हैं। सिंगल एंट्री फॉलो करने का एक ही तरीका है, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, रेडी वाले, ये तो अकाउंटिंग फॉलो करेंगे नहीं, या रेडी के ऊपर एक अकाउंटेंट को बिठाएंगे। हाँ, एक जगह टमाटर बेच रहे हैं, टमाटर के ऊपर एक अकाउंटेंट बैठा है, कितने टमाटर बिक गए, चलो 3 टमाटर बिक गए तो इनकम ले लेते हैं। ऐसा नहीं होगा ना बेटा। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार सुबह लेके निकला था 1000 रुपए और शाम को जब घर आया टमाटर बेच के तो 1200 रुपए हैं, तो कितना कमा लिया? एक दिन का 200 रुपए कमा लिया। वो थोड़ी देखेगा कि कहाँ खर्च हो गया, कहाँ हो गया, कितना खर्चा कर दिया, कितने इनका, कुछ नहीं देखना। वो कहेगा सुबह 1000 लेके गया था, रात को 1200 रुपए लेके आ गया, 200 रुपए प्रॉफिट कमाना। सिंगल एंट्री सिस्टम, कुछ नहीं बनाना उसमें। क्यों तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को रखेगा वो, और ना तुम उसके यहां रहोगे, रेडी पे बैठोगे तो नहीं ना। दैट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, जो फॉलो करेगा बेटा, ठीक है। और बड़ी बड़ी कंपनियां कौन सा फॉलो करेंगी? डबल एंट्री। आओ पढ़ लेते हैं एक बार। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम मीन्स ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। आप अभी मान के चलो प्लस एंड माइनस, अभी तक यही मान के चलो, आगे मैं बताऊंगा आपको डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन मतलब, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन? जर्नल। जर्नल बेटा वो एक रजिस्टर है आपकी कंपनी में जिसमें आप फर्स्ट टाइम कोई भी ट्रांजेक्शन लिखते हो। मैंने रेंट पे किया इस ऑफिस का, कहीं ना कहीं बुक्स में लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? लिखूंगा ना। पहली बुक्स होगी जिसको कहते हैं जर्नल। जर्नल में सबसे पहले लिखी जाती है बेटा कोई भी ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग। जब हम किसी ट्रांजेक्शन को बुक्स में लिखेंगे तो सबसे पहले कहां लिखेंगे? जर्नल में। वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड अदर एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। एक डेबिट में आएगा और एक, आप अकाउंटिंग इक्वेशन को याद कर लो, एक इधर आता था और एक उधर आता है, ठीक है। इतना ही समझो अभी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश, गुड्स आर एक्वायर्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड। जब आपने माल खरीदा तो उसके बदले में आपने क्या किया? कैश पे किया, तो दो जगह रिकॉर्ड हुआ होगा, एक स्टॉक में प्लस हुआ होगा और कैश से, स्टॉक में प्लस होने का मतलब डेबिट हो गया, कैश से माइनस होने का मतलब क्रेडिट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, फीचर्स क्या है डबल एंट्री सिस्टम की? इट मेंटेन्स ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। अगर आप दोनों एस्पेक्ट उसके रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा, प्लस भी और माइनस भी, तो कंप्लीट रिकॉर्ड रखा आपने। इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट। टू फोल्ड एस्पेक्ट क्या है? एक डेबिट और एक क्रेडिट, या एक इन और एक आउट। कोई चीज आएगी तो उसके बदले में कोई चीज जाएगी भी। इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिट, अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब बेटा अगर अकाउंट्स बनाने हैं और अकाउंटिंग करवानी है तो अकाउंटिंग के रूल्स होंगे नहीं होंगे? तो जो ये डेबिट और क्रेडिट बनाए गए इसके रूल्स बनाए गए हैं बेटा, उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे और रूल्स को फॉलो करके जो रूल्स कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम हर चीज को, डेबिट करना होगा तो डेबिट करेंगे और क्रेडिट करना होगा तो क्रेडिट करेंगे। मैं आपको कोई रट्टा नहीं लगवाऊंगा बेटा, इस चीज को डेबिट कर लो, इस चीज को क्रेडिट कर लो। अकाउंट्स के अंदर रूल्स है, कौन सी चीजों को डेबिट करना है और कौन सी चीजों को क्रेडिट करना है। वो इंडिया के लिए, सारे बिजनेस के लिए एक ही रूल है। सब उन रूल्स को फॉलो करके ही डेबिट करेंगे। अगर मैं बोलूंगा बेटा एज पर दिस रूल इन चीजों को डेबिट करना है, तो उनको हमेशा डेबिट करना है, चाहे मेरे से पढ़ रहे हैं, चाहे दुनिया में कोई भी बच्चा किसी भी टीचर से पढ़ रहा है, उन चीजों को डेबिट ही करेगा, क्रेडिट नहीं कर सकता। रूल्स सबके लिए समान है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे कि ये चीज डेबिट होंगी, नो, हम रूल्स को पढ़ेंगे, रूल जो बोलेंगे हम उन चीजों को फॉलो करेंगे बेटा। ओनली 3 रूल है, 3 रूल्स के अंदर बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन कवर हो जाती है, चाहे कुछ भी है। क्लियर? चलो आगे देखो क्या है स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या स्टेज है? रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। मैंने बताया था ना जर्नल सबसे पहले होती है। पहली बार बुक्स कौन सी बनाई जाएगी? जर्नल के बाद क्या बनाई जाएगी? लेजर्स। लेजर्स के बाद क्या बनाए जाएंगे? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से लास्ट में क्या बना दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। एडवांटेजेस, ये भी आ जाता है बेटा क्वेश्चन, जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन मार्क कराए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो है टॉप 1 प्रायोरिटी पे। अगर मैं इनको इंपॉर्टेंस में दूं कि किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इन 3 क्वेश्चनों की सबसे ज्यादा है,
सेकंड नंबर पे किसकी प्रोबेबिलिटी आती है? तो एडवांटेजेस आ सकते हैं, या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस आ सकता है, या फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी आ सकता है। ये तीनों बराबर मान के चलो। तो देखते हैं क्या है एडवांटेज बेटा डबल एंट्री सिस्टम के। साइंटिफिक सिस्टम है। अब क्यों है बेटा ये? एक बात बताओ, अगर कोई चीज साइंस के अकॉर्डिंगली हो रही है, साइंस के अंदर बेटा जितनी भी चीजें हैं, आप लोग साइंस पढ़ के आए हो 10th क्लास तक, वो हवाबाजी में है, या साइंस का मतलब ये होता है कि वो चीज पहले प्रैक्टिकली प्रूव्ड हुई होगी, उसके बाद उसको साइंस बोला गया होगा। प्रैक्टिकली प्रूव्ड होती हैं सारी चीजें। साइंस के अंदर कोई चीज बोली जाती है तो हवा में बोल दी जाती है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो बेटा अकाउंट्स भी प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। अकाउंट्स के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं वो साइंस के अकॉर्डिंगली है। तो हम अकाउंटिंग को एज ए साइंस भी कह सकते हैं, एज ए आर्ट भी कह सकते हैं। आर्ट और साइंस में फर्क पता है आपको? आर्ट का मतलब क्या होता है? आपकी कला क्या है। अगर आप बेटा अकाउंट्स के रूल्स को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हो, दैट इज साइंस। आपने रूल्स को फॉलो किया क्योंकि वो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, उन चीजों को किया। किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हो, कहां करते हो, कहां डिक्रीज करते हो, कैसे अपना पेपर 3 घंटे में पूरा कर लेते हो, दैट इज योर आर्ट। वो कोई साइंस नहीं है, वो तुम्हारी आर्ट है बेटा। तो अकाउंट्स में दोनों चीजें बोलेगी, इट इज ए साइंस एज वेल एज इट इज ए आर्ट, दोनों है ये। नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। क्यों होगा कंप्लीट रिकॉर्ड इसमें? क्योंकि दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे, टू फोल्ड एस्पेक्ट ट्रांजैक्शंस। तीसरा क्या है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज इंश्योर्ड। क्यों होगी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी? क्योंकि कोई चीज एक चीज प्लस होगी और एक चीज, तो नेट इफेक्ट क्या आना चाहिए? 0। उधर भी प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, तो दोनों बराबर आएंगे नहीं आएंगे? मैंने जब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कराई तो मैंने आपको बोला हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल करके देख लो, दोनों बराबर आना चाहिए। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अपने आप कम हो गई नहीं हो गई? अगर हर बार टोटल ना करके देखें और पांचों के ट्रांजैक्शन लास्ट में करके देखें तो कैसा लगेगा? गलत हो गया तो हो गया पूरा क्वेश्चन। अगर मान लो दूसरी ट्रांजैक्शन गलत कर दी तो दूसरी होगी तो तीसरी अपने आप हो जाएगी, तीसरी होगी चौथी अपने आप हो जाएगी, चौथी होगी पांचवें अपने आप हो जाएगी, लास्ट में जाके आंसर मैच नहीं किया तो फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है? बेटर क्या है? 2 ट्रांजैक्शन लिखी, टोटल करने से पहले ही कर लो। पहली ट्रांजैक्शन लिखी, दोनों साइड बराबर है क्या? मैच कर लो। दूसरी लिखी, दोनों बराबर है क्या? दूसरी ट्रांजैक्शन की मैच कर लो, उसके बाद टोटल करो। आपका टोटल कभी गलत आएगा ही नहीं। अगर मान लो ट्रांजैक्शन सही लिखी है तो सही है, फिर आपने टोटल करो तो सही है। हाँ बिल्कुल सही आएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा आप कह रहे हो पांचों को इकट्ठा लिख के इकट्ठा कर दें, इकट्ठा नहीं होता। इकट्ठा करने का मतलब तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन का जो पर्पस था बेटा वो डिफीट हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन का पर्पस क्या है? हर एक ट्रांजैक्शन से बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आया, उसमें बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी दोनों बराबर होनी चाहिए। हर एक ट्रांजैक्शन से, हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से। वो तो बेटा फिर हर बार टोटल करोगे तभी तो प्रूव्ड होगा। पांचों का इकट्ठा टोटल करोगे तो फिर हर ट्रांजैक्शन से कैसे प्रूव होगा? ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अगर क्वेश्चन में 6 ट्रांजैक्शन आई, 6 की 6 एक बार लिख देते हैं सर और सीधा 6 का टोटल कर देते हैं एक ही बार में, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं, आंसर मैच कर दोगे आप लोग। लेकिन जो अकाउंटिंग इक्वेशन का पर्पस था वो डिफीट हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन तो यही बनाई थी ना कि हर एक ट्रांजैक्शन से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट आएगा, वो हमें हर ट्रांजैक्शन पे बाद प्रूव करना है, उसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा? इसका एडवांटेज क्या है? डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस। इससे प्रॉफिट एंड लॉस कितना कमाया आपने पता लग जाएगा। एसर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, एसेट और लायबिलिटी के बारे में पता लग जाएगा। डिटेल ऑफ पर्पस ऑफ कंट्रोल्स, आपका कितना कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर, फाइनेंशियल अकाउंट से पता लग जाएगा, खर्चों के ऊपर, इनकम के ऊपर। कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, अगर अकाउंट्स बनाओगे तो हमने पहले ही पढ़ा है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपेरेबल बनेगा तो कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल हो पाएगी। ये सारे एडवांटेज हैं इसके। आगे आ जाओ। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सिंगल एंट्री सिस्टम में बेटा एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो पाएगा, तो डेबिट या एक ही हो पाएगा ना, तो उसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कह सकते हैं।
जिस ट्रांजैक्शन के सारे एस्पेक्ट, पूरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करी, वो बताओ कंप्लीट अकाउंटिंग होगी या इनकम्प्लीट? कौन से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या कंप्लीट? इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की अकाउंटिंग को सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, या फिर मैं बोलूं सिंगल एंट्री सिस्टम को कौन सी अकाउंटिंग कहते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए बेटा, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी डिफाइंड एज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। यानी डबल एंट्री सिस्टम तो है बट वो कंप्लीट, वो इनकम्प्लीट है बेटा। इनकम्प्लीट का मतलब क्योंकि उस पर एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, इसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। इन सम ट्रांजैक्शन बोथ एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड व्हाइल इन अदर ओनली वन एस्पेक्ट, या नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। किसी में एक होगा, किसी में दो होंगे और किसी में एक भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे? मैं बताता हूं कैसे। तुम्हारा एक बिजनेस है, तुमने 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, 1 साल तक तुमने कोई ज्यादा ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया, तुम बराबर में रहे। बट ईयर एंड में जाके तुम्हारा 8 लाख रुपए रह गया। लगाया कितना था? 10 लाख। ईयर एंड में कितना रह गया? 8 लाख रुपए रह गया तुम्हारा। तो मैं अगर सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करूंगा तो मैं बोलूंगा यार तुमने 10 लाख लगाया था, 8 रह गया, ये तो 2 लाख रुपए कम हो गए तुम्हारे। तो ये तुम्हारा क्या है? लॉस है तुम्हारा, सीधा सीधा तुम्हारा लॉस है ये। आप कहोगे नहीं सर आप तो गलत कह रहे हो, लॉस तो है ही नहीं हमारा। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, ये तो लॉस है तुम्हारा, सीधा सीधा 2 लाख रुपए कम हो गया तुम्हारा। आप कहोगे सर हमने कभी लॉस किया ही नहीं, ना हमने प्रॉफिट कमाया ना हमने लॉस कमाया। फिर मैं कहूंगा ये 2 लाख रुपए कम क्यों हो गए मुझे बताओ। आप कहोगे हमें नहीं पता, बिजनेस मैं कर रहा था मुझे पता है, मैंने लॉस भी नहीं किया प्रॉफिट भी नहीं किया। मैंने कहा फिर कैपिटल कम कैसे हो गई? फिर मैंने आपसे डिटेल पूछी, पता लगा आप लोगों ने ना 2 लाख रुपए का बेटा एक एसी खरीदे थे, फर्नीचर खरीदे थे। अब अगर आप अपनी दुकान में एसी और फर्नीचर खरीद रहे हो, उसको तो आप लॉस नहीं मान रहे होंगे ना, लॉस नहीं मान रहे होंगे ना उसको तो आप, बट उसके कारण पैसा तो कम हो गया। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी कौन सा खर्चा मान लिया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज किसको होगी? जिसको टेक्निकल स्किल चाहिए अकाउंट की। अकाउंटेंट आपने रखा नहीं, टमाटर बेचने का काम है, वो अकाउंटेंट कहां से रखेगा? राइट। तो इसका मतलब आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो जो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअल में नहीं है। समझ गए? तो वो सिस्टम कंप्लीट सिस्टम नहीं माना जाएगा। कंप्लीट सिस्टम कौन सा माना जाएगा? जिसके अंदर कौन सा अकाउंटिंग फॉलो होगी? डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें देखी जाती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, प्रीपेड कितने हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं, और हम प्रॉफिट निकालते हुए कौन से खर्चे माइनस करेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर डबल एंट्री सिस्टम। और आप 11th में कौन सी अकाउंटिंग पढ़ोगे? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है। एक चैप्टर लास्ट में आएगा, वो छोटा सा चैप्टर होगा, हम उसको बाद में कर लेंगे। बाकी पूरा सिलेबस डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन जो करी है वो किस पे बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, कर लोगे बेटा ये सारा पक्का? ये अपना सिलेबस हो गया खत्म पहले चैप्टर का। अब आते हैं क्वेश्चंस। अब हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। एक एस्पेक्ट तो ये हुआ बेटा, हमने सारी थ्योरी पढ़ ली पहले चैप्टर की। आपसे 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन अगर हमने लिखना है तो कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। मैं आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है, दूसरा इसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे, अब वो करने हैं। क्या टाइम हो गया एक बार बताओगे? अच्छा टाइम हो गया हमारा, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे बेटा। ठीक है, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस, और उससे अगली क्लास में रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे और एक में फिल इन द ब्लैंक्स और बड़े वाले क्वेश्चंस। तो 2 या 3 क्लास और लगाऊंगा अभी मैं इस चैप्टर पे। आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर मैं आपके 2 चैप्टरों का लूंगा टेस्ट बेटा। एक 5th तुम सबने कर लिया होगा बेटा, जिसने अभी प्रैक्टिस पूरी नहीं करी या जिसको थोड़ा लो कॉन्फिडेंस है वो डेली आया करो, यानी MWF में भी आप 5:30 आ जाया करो। ठीक है, और जिसकी प्रैक्टिस पूरी है वो अपनी घर प्रैक्टिस कर सकते हो 5th चैप्टर की। 5th चैप्टर को करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी TS ग्रेवाल से करते रहो। ये जो बुकलेट मैंने दी थी वो तो मैंने सारे क्वेश्चन करवाई दिए थे आपको, कुछ बाकी था ही नहीं। ये बुकलेट दी है, इसका भी 1-1 क्वेश्चन कराऊंगा। कोई क्वेश्चन अपने आप नहीं करना। इस बुकलेट के अंदर जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कवर कराऊंगा। आपको घर कुछ नहीं करना। घर आपका एक ही काम है,
आप बेटा घर जाके ना एक एक क्वेश्चन को डेली लिख के देख लो। आज का टारगेट मान लो आपने रात को रख लिया कि आज ना क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक छोड़नी नहीं है, तो बेटा घर जाके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का रट्टा मारो जाके। पहले कितने पॉइंट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के, कौन कौन से हैं? रिलायबिलिटी और ये दोनों आर से निकलते हैं तो साथ याद करा करो, रिलायबिलिटी और रिलेवेंस, और दो थे अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। अब 4 पॉइंट याद तो हैं, बट इतनी नॉलेज के साथ लिखने जाओगे तो 4 में से 1 नंबर मिलेगा बस। अब 4 में से 4 नंबर चाहिए तो कैसे लिखना पड़ेगा? चारों पॉइंटों को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा, और कम से कम 2-2 ढाई-ढाई लाइन तो लिखोगे हर पॉइंट की। उसके लिए आपको अपनी बुक पढ़नी है और बुक से अच्छे से पहले पॉइंट समझना है, समझ के कम से कम इस क्वेश्चन को बेटा 5 बार लिख के देखना मेरे कहने से। जो क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ के चलो, क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कल को, और आपको लगेगा सर ये तो सर ने रटवा दिया था, बताओ क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैडम पूछ रही है, इसको तो कर देंगे आज सॉल्व। ठीक है, तो इस 4-5 क्वेश्चनों को बेटा कम से कम 5-5 बार लिख लिख के देखना है आपने, कम से कम। बाकी चैप्टर में कुछ है नहीं, आप जानते हो बेटा, एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।